इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप प्रोफेसर्स को ईमेल कर रहे हैं एक्सेप्टेंस लेटर के लिए चाइना में नेक्स्ट इनटेक 2026 के लिए, लेकिन आपको रिस्पांस नहीं आ रहा, तो उसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या क्या पॉसिबल रीज़न्स हो सकती हैं, इस पर मैं बात करने वाला हूं। अगर आप इन तमाम चीज़ों पर अमल करेंगे तो आप एक्सेप्टेंस लेटर हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मुदस्सर चौधरी एंड आई एम अ PhD स्टूडेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त चाइना में प्रोफेसर्स को एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ईमेल्स कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिस्पांस नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक 400 या फिर 500 और बाद स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने 1000 या इससे ज़्यादा भी ईमेल्स की हैं, लेकिन उनको अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं आया। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको रिस्पांस मिला है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या क्या पॉसिबल रीज़न्स हो सकती हैं रिस्पांस ना आने की। तो इस वीडियो में मैं ये तमाम चीज़ें एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगी अगर आप ईमेल्स कर रहे हैं लेकिन आपको रिस्पांस नहीं आ रहा तो और वजूहात बताने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले दिनों में जितनी भी स्कॉलरशिप के रिलेटेड अपडेट्स हैं वो आपको टाइमली मिलती रहें। तो जो पॉसिबल रीज़न्स हैं उसमें सबसे पहला है आपका डॉक्यूमेंट जो आपने सेंड करना है, वो है आपकी CV। अच्छा, CV जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसमें ये कह लें कि आपका जो फ़र्स्ट एक्सप्रेशन होता है प्रोफेसर के सामने, तो ये वो होता है, यानी कि आप पहली दफ़ा जब ख़ुद को एक्सप्रेस करते हैं, आप ख़ुद सामने नहीं आते, लेकिन आपका ये जो डॉक्यूमेंट है ये प्रोफेसर के सामने होता है। इसी पर ही उसने डिसाइड करना होता है कि मैंने इसको रिस्पॉन्ड करना है या नहीं करना है, इसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। तो जो CV है, मैंने बहुत सारी जो CVs हैं वो मैंने रिव्यू की हैं गुज़श्ता दिनों में, तो उसमें जो मसले मसाइल थे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो एकेडमिक CV होती है वो हमेशा डिटेल्ड होती है। जो जॉब के लिए CV होती है वो बहुत ही शॉर्ट होती है, जिसको हम रिज्यूमे बोलते हैं, लेकिन जो एकेडमिक CV होती है वो बहुत ही डिटेल्ड होती है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट, जब मैं डिटेल्ड कहता हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है उसको कुछ एक्स्ट्रा ही डिटेल्ड बना देते हैं। जैसा कि एक जॉब कहीं पे आपने की है तो उसकी जो जॉब की डिस्क्रिप्शन है तो उसको 10-12 पॉइंट्स में वो लिख देते हैं। हालांकि इस तरह नहीं करना चाहिए, 2 से 3 पॉइंट्स इनफ हैं, यानी कि डिटेल्ड हो लेकिन इतनी भी ज़्यादा डिटेल्ड ना हो कि वो दिखने में अजीब सी लगे। और बहुत सारे स्टूडेंट सवाल करते हैं कि कितने पेजेस की होनी चाहिए। तो पेजेस में कभी भी ये रिकमेंड नहीं करता कि इतने पेजेस की हो, बस एक नॉर्मल रीज़नेबल हो, यानी कि ऐसा ना हो कि मैं अगर बोलूँ कि 5 पेजेस की हो तो आप वो 5 पेजेस बनाने के चक्कर में आपकी CV जो है उसका सत्यानाश हो जाए। तो पेजेस जो है आप जितने मर्ज़ी करें, लेकिन उसमें जो लिखा है वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपने जो लिखा है उसमें वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए आपके जितने भी पेजेस बन रहे हैं वो ठीक हैं, लेकिन उसमें आपने थोड़ा सा डिटेल्ड बनाना है। उसमें आपने सोशल एक्टिविटीज़, आपने ऑनलाइन कोर्सेज़, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जैसा कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो आपने की हैं, वो ऐड करें। कोई वॉलंटियर वर्क किया है वो ऐड करें। कोई सर्टिफिकेशंस हैं आपके पास, कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह, सेमिनार वगैरह अटेंड किया है, वो भी आप उसमें ऐड करें अपनी CV में। और उसके अलावा एक और बहुत अहम बात कि अगर आपका CGPA लो है, CGPA लो से मुराद ये है कि अगर आपका CGPA 2.8 है, 2.7 है, 2.5 है, तो उसको अपनी CV में मेंशन ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। और उसके अलावा आपकी जो CV का जो स्ट्रक्चर है वो या फिर फॉर्मेटिंग जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं जो स्टार्ट कुछ इस तरीके से करते हैं कि सबसे ऊपर उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो क्या करते हैं कि वो अगर एजुकेशन भी लिखेंगे तो एजुकेशन में वो मैट्रिक से स्टार्ट करेंगे, यानी कि वो नीचे से ऊपर को जाएंगे। इस तरह आपने नहीं करना। जो लेटेस्ट आपकी एजुकेशन है वो आपने लिखनी है, यानी कि अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आपने मास्टर्स, उसके बाद बैचलर, उसके बाद फिर आप इंटर अगर ऐड करना चाहें तो इस तरीके से आपने करना है। उसके बाद आपने ये करना है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने ऊपर रखनी है, यानी कि एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और उसके बाद आपकी पब्लिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पब्लिकेशन हैं तो, अगर नहीं है तो फिर भी कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर हैं तो फिर आप एजुकेशन और वर्क के बाद साथ ही आप अपनी पब्लिकेशन ऐड करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा वेटेज होती है इस चीज़ की। तो इस तरीके से आप ऐड करें, इसकी फॉर्मेटिंग भी आप अच्छे तरीके से करें। और उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके से करते हैं कि जो पहली जो हेडिंग है वो डिफरेंट कलर में होगी, उसके बाद जो सेकंड हेडिंग है यानी कि जो वर्क एक्सपीरियंस की हेडिंग है वो डिफरेंट कलर में, अगर वो वर्ड वगैरह पे बना रहे हैं या कोई और फॉर्मेट एक्सेप्ट
जो यूरोपास है उस पर बना रहे हैं, तो बाज़ औक़ात इस तरीके से करते हैं कि वो उसमें डिफरेंट हेडिंग या डिफरेंट फ़ॉन्ट साइज़ या डिफरेंट फ़ॉन्ट जो है वो यूज़ करते हैं। इस तरह आपने बिल्कुल नहीं करना। हेडिंग जो है वो सेम होनी चाहिए, उस जो सब हेडिंग है वो भी सेम होनी चाहिए, नीचे जो लिखा हुआ है आपने जो भी लिखा है आपने वो भी सेम होना चाहिए, उसका फ़ॉन्ट का साइज़, तमाम चीज़ें सेम होनी चाहिए ताकि दिखने में भी खूबसूरत लगे। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है प्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, एक चीज़ है कि बाज़ का जो है वो बंदे के पास बहुत सारे पेपर होते हैं, बहुत अच्छी प्रोफाइल होती है, बहुत कुछ सीखा होता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अच्छी CGP होती है, हर चीज़ परफेक्ट होती है, लेकिन वो जो CV है उसमें उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते। ठीक है ना, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए, आपको दिखाना आना चाहिए कि मैंने ये भी किया है, मैंने ये भी किया है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास होता कुछ नहीं है मेरी तरह के, लेकिन जो प्रेजेंट करना है वो थोड़ा सा बेहतर तरीके से प्रेजेंट करते हैं, जिस वजह से प्रोफेसर्स को लगता है कि यार ये तो बहुत काम का बंदा है। तो आपको चीज़ों को प्रेजेंट करना आना चाहिए, आपको चीज़ों को दिखाना आना चाहिए। जिस तरह से आपके अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 3 या 4 पेपर हैं, तो आप पेपर का ज़िक्र अपनी जो ईमेल की बॉडी पैराग्राफ है उसमें लाजमी करें कि अगर प्रोफेसर आपका जो CV है वो नहीं भी देखता, तो अगर उसकी नज़र पड़ती है आपके जो बॉडी पैराग्राफ है ईमेल का उस पर भी, तो उसमें वो देखे कि आपने पेपर लिखे हैं, या अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं या फिर कोई और मेडल मिला आपको, उसका भी आप ज़िक्र हल्का सा अपनी जो ईमेल की बॉडी पैराग्राफ है उसमें लाजमी करें। तो इस तरीके से यानी कि आपको चीज़ों को दिखाना आना चाहिए। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि चंद एक स्टूडेंट इस तरीके से करते हैं कि वो सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हैं। वो इस तरीके से कि वो प्रोफेसर को ये कहते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे फादर जो है वो फ़ौत हो चुके हैं, या इस तरीके से डिफरेंट जो हीले बहाने हैं, या सच भी हो तो वो इस तरीके से सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हैं। तो खुदारा कभी भी ऐसा मत कीजिएगा। और वो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस तरीके से आपको कोई ना तो एक्सेप्टेंस लेटर देगा, ना आपको एडमिशन देगा। अगर आप ये रीज़न्स देंगे कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर दे दें, और इससे ना सिर्फ आपका एडमिशन नहीं होगा बल्कि जो कंट्री की इमेज है वो भी अच्छी नहीं होगी, यानी कि उससे उनको ये लगेगा कि पाकिस्तानी तो ऐसे होते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि लिंक्स लाजमी ऐड करें, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एज अ रेफरेंस। यानी कि अगर आप कोई रिसर्च पेपर अपना लिख रहे हैं, यानी कि आपने लिखा हुआ है वो आप CV में ऐड करें, तो उसमें लिंक लाजमी ऐड करें। और इसी तरह ही अगर आपने कोई सोशल एक्टिविटीज़ या फिर कोई आपने वॉलंटियर वर्क किया है तो उस वेबसाइट का या जिस अदारे के साथ आपने काम किया उसका लिंक वगैरह, तो ये चीज़ें भी आप लाजमी ऐड किया करें साथ में। तो ये तो तमाम चीज़ें होंगी CV के हवाले से। तो CV को आपने जो अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है। और बाज़ औक़ात इस तरीके से होता है कि हमें लग रहा होता है कि CV बहुत अच्छी है, लेकिन एक्चुअल में उसमें बहुत सारी खामियां होती हैं। तो फिर बाद में जब उनको रिस्पांस नहीं आता ईमेल का, तो फिर वो कहते हैं कि हमारी तो CV बहुत अच्छी थी, हमारे जो ईमेल बॉडी पैराग्राफ था वो बहुत अच्छा था, लेकिन हमें रिस्पांस नहीं आया। तो एक्चुअल में उनकी CV में मसला होता है। तो ये थी तमाम चीज़ें CV के हवाले से। अब जो सेकंड पॉइंट है वो है कि आपका जो ईमेल का बॉडी पैराग्राफ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी CV से पहले जो अगर प्रोफेसर आपकी ईमेल को ओपन करेगा तो उसमें सबसे पहले आपका जो ईमेल का बॉडी पैराग्राफ है वो सामने शो होगा। उसको आपने बहुत अच्छे से सिंपल इंग्लिश, सादा जो वोकैबुलरी, बहुत ही आसान अल्फाज में आपने उसमें लिखनी है इंग्लिश। उसमें कोई एडवांस वर्ड या फिर जो मुश्किल इंग्लिश है वो आपने नहीं लिखनी, बहुत सादा अल्फाज में आपने चीज़ों को प्रेजेंट करना है, बताना है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ईमेल के बॉडी पैराग्राफ के हवाले से, तो उसमें सबसे पहले आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है। इंट्रोडक्शन में आपने अपना नाम, कंट्री का नाम, अपने एजुकेशन के हवाले से आप बता सकते हैं। और उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें आपने प्रोफेसर को ये बोलना है कि मैंने आपका फ़लाँ पेपर पढ़ा। उस पेपर का आप टाइटल भी उसमें ऐड करें कि मैंने आपका ये वाला पेपर पढ़ा जो कि बहुत अच्छा था। और अगर उस पेपर के हवाले से आप कुछ और भी लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि लिखने से मुराद ये है कि अगर उसमें आपको लगता है कि कोई गैप है, कोई चीज़ मिस है या इस तरीके से, तो वो आप लिखेंगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छी बात होगी। और उसके बाद आपने लिखना है कि मैं आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट है, मेरा भी यही रिसर्च इंटरेस्ट है और मैं आपकी सुपरविज़न में आकर पढ़ना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आप सेकंड पैराग्राफ लिखेंगे। उसके बाद जो थर्ड पैराग्राफ होगा उसमें आपने अपनी स्किल्स के बारे में बताना है। अगर आपने कोई रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश किए हैं तो वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं कि मेरे ये इतने पेपर्स हैं वगैरह वगैरह। और अगर इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा है तो वो भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं।
और उसके बाद फिर आपने लिखना है अपनी स्किल्स के हवाले से, यानी कि स्किल से मुराद ये है कि उसमें सॉफ्टवेयर्स के हवाले से आप ऐड कर सकते हैं कि मुझे पाइथन आता है, आर आता है, या जो भी आपकी फ़ील्ड के रेलेवेंट जो करंटली जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स हैं उनका आप नाम लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आपने लास्ट पे वो थैंक यू वाला जो एक होता है एक लाइन, वो आपने लिख देनी है और साथ में ये बताना है कि मैंने CV जो है वो अटैच कर दी है। तो इस तरीके से आपने ईमेल करनी है प्रोफेसर को एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। और मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा कि आप कुछ जो ईमेल्स हैं वो इसी को चाइनीज़ में ट्रांसलेट करके भी सेंड करते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि आपको शायद जो पॉजिटिव रिस्पांस है वो आ जाए। कुछ ईमेल्स आप इंग्लिश में कर लें, कुछ ईमेल जो है वो आप चाइनीज़ में ट्रांसलेट करके वो भी आप सेंड कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें होंगी। और दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपका जो ईमेल का बॉडी पैराग्राफ हो वो बहुत ही सिंपल हो, उसमें कोई मुश्किल इंग्लिश ना हो, बहुत ही टू द पॉइंट हो, उसको ज़्यादा आपने लंबा नहीं खींचना और आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। आप AI का यूज़ करें। कहीं से आप जो ईमेल का बॉडी पैराग्राफ है, मैंने बहुत सारे जो कमेंट्स हैं वो मैंने पढ़े हैं कि वो मांग रहे होते हैं कि आप हमें सेंड करो जो भी जो ईमेल का बॉडी पैराग्राफ है। इस तरह आप ना करें, आप AI का यूज़ कर लें। AI को बताएं, ChatGPT को या फिर DeepSeek को या फिर वो कीमी AI है, गूगल का भी है, जेमिनी है, तो उनको आप बताएं कि मेरा ये चीज़ें हैं, अपनी तमाम चीज़ें बताएं, अपना इंट्रोडक्शन बताएं, उसके अलावा अपना रिसर्च इंटरेस्ट बताएं। तो उसको बोलें कि मुझे इस तरह से ईमेल एक बना दे, तो वो आपको ईमेल बना देगा। तो इस तरीके से आप करें, तो आप किसी से वो लेकर उसको एज़ इट इज़ यूज़ ना करें, क्योंकि हो सकता है कि किसी और का जो रिसर्च इंटरेस्ट है, उसके अलावा उसकी जो फील्ड है वो डिफरेंट हो सकती है। तो इस तरह आप ना करें। आपके पास AI एक बहुत अच्छा टूल है, उसका यूज़ कर आप ईमेल के बॉडी पैराग्राफ जो है वो लिखवा सकते हैं। तो ये हमारे हो गए 2 पॉइंट्स जो कि मैंने बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दिए हैं। उसके अलावा जो थर्ड चीज़ है वो है कि कुछ स्टूडेंट मैंने देखे हैं कि वो जब ईमेल करते हैं वो तमाम प्रोफेसर्स को एक साथ कर देते हैं, यानी कि कुछ प्रोफेसर को ईमेल में 2 में रखा और कुछ प्रोफेसर जो है वो उनको CC कर दिया। इस तरह आपने नहीं करना। हर प्रोफेसर को आपने सेपरेट ईमेल करनी है, एक प्रोफेसर को, और हर ईमेल में उस प्रोफेसर का नाम भी लिखना है। तो इस तरीके से आपने ईमेल करनी है। अच्छा, उसके अलावा चौथे नंबर पे जो पॉइंट है कि आपने सिर्फ ईमेल्स उन यूनिवर्सिटीज़ में आपने करनी है, उन यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर को करनी है जिन यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम ऑफ़र हो रहा है आपकी फ़ील्ड का। अच्छा, हर साल बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये मसला पेश आता है कि उनको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है, लेकिन जब एडमिशन ओपन होते हैं, जब वो अप्लाई करने जाते हैं, तो जो वेबसाइट है वहाँ पर उनका जो प्रोग्राम है वो चाइनीज़ स्टार्ट ऑफ़र हो रहा होता है। और चाइनीज़ स्टार्ट जितने भी प्रोग्राम्स हैं, बैचलर हो, मास्टर्स हो या फिर PhD हो, उसके लिए आपके पास HSK 5 या 4 या 6 तक आपके पास होना चाहिए। जो HSK है वो चाइनीज़ लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होता है, जिस तरह से IELTS होता है, IELTS और इसी तरह ही HSK होता है। इसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं। मैक्सिमम जो है वो HSK 6 तक होता है, और मास्टर्स, PhD या फिर बैचलर के लिए चाइनीज़ स्टार्ट के लिए आपके पास HSK 4, 5 यूजुअली डिमांड करते हैं। तो वो फिर ज़्यादातर स्टूडेंट के पास नहीं होता, जिस वजह से वो अप्लाई नहीं कर पाते, उनका जो एक्सेप्टेंस लेटर है वो ज़ाया हो जाता है। तो इस तरह फिर आपने करना है। इसलिए आपने पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से देख लेना है कि ये जो यूनिवर्सिटी है, ये आपका जो प्रोग्राम है वो इंग्लिश स्टार्ट ऑफ़र कर रही है या नहीं कर रही। उसके बाद फिर आपने उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को ईमेल करना है जिनका रिसर्च इंटरेस्ट आपके रिसर्च इंटरेस्ट से मैच करता है। तो इससे ये होगा कि आपने जो एनर्जी आपने लगानी है ईमेल्स के ऊपर और जो टाइम लगाना है, तो वो उसकी आप बचत कर लेंगे। तो इसका आपने ख्याल रखना है। तो ये थे मेन 4 पॉइंट्स। अच्छा, ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये तो आप ख़ुद इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि इसको आप देख सकते हैं। उसके अलावा कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना किसी और को पता है। जो वजूहात हो सकती हैं, जो पॉसिबल रीज़न्स हो सकती हैं, उसमें जो सबसे पहले ये है कि बाज़ प्रोफेसर्स ऐसे होते हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, इसका हमें नहीं पता, ना आपको पता है, ना किसी और को पता होगा, ना ही यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर ये चीज़ मेंशन होगी कि ये जो प्रोफेसर है ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को नहीं लेता। तो ये एक पॉसिबल रीज़न हो सकती है कि आपको जो रिस्पांस है वो नहीं आ रहा। उसके अलावा जो सेकंड रीज़न है, जिसका ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना किसी और को पता होगा, वो है कि बाज़ का जो रिसर्च ग्रुप्स होते हैं उनमें वेकेंट पोजीशन नहीं होती। वेकेंट पोजीशन से मुराद ये है कि कोई भी सीट खाली नहीं होती, यानी कि उन्होंने जितने स्टूडेंट लेने थे अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग या कोई और रीज़न, जो भी रीज़न है, तो
वो उनके पास स्टूडेंट पूरे हैं, यानी कि उनके पास कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। एक ये भी वजह हो सकती है। और इस चीज़ का किसी को नहीं पता कि कौन सा प्रोफेसर है जिसके पास वेकेंट सीट है, कौन सा प्रोफेसर है जिसके पास वेकेंट सीट नहीं है। उसके बाद जो थर्ड रीज़न हो सकती है जिसका किसी को नहीं पता, वो ये है कि बाज़ प्रोफेसर्स ऐसे होते हैं जिनको एक दो को मैं पर्सनली भी जानता हूँ। वो प्रोफेसर जो है वो स्पेसिफ़िक टाइम पर जाकर वो ईमेल का रिस्पॉन्स देते हैं। जिस तरह से एडमिशन जो है उनकी डेडलाइन, एक यूनिवर्सिटी है उसकी डेडलाइन 15 फरवरी है। मैं एक प्रोफेसर को जानता हूँ, वो रिस्पॉन्स देता है दिसंबर जनवरी में जाकर। तो इसी तरह हो सकता है कि जिन प्रोफेसर को आप ईमेल कर रहे हैं उनमें से कुछ प्रोफेसर ऐसे भी हों जो स्पेसिफ़िक टाइम पर जाकर रिस्पॉन्ड करें। तो ये भी एक रीज़न हो सकती है। लेकिन ये भी किसी को नहीं पता कि कौन सा प्रोफेसर जो है वो किस टाइम रिस्पॉन्ड करता है, या जो वो रैंडमली रिस्पॉन्स करता है या किस तरीके से करता है, ये भी किसी को नहीं पता। ये भी पॉसिबल रीज़न्स हो सकती हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे केसेस भी हैं। मेरा एक दोस्त था, उसको रिस्पॉन्स आया 6 मंथ के बाद। यानी कि अगर आपने अभी ईमेल किया है तो आप बिल्कुल भी उम्मीद नहीं छोड़ें कि आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा। हो सकता है कि आपको जब एडमिशन ओपन हो तो तब आपको रिस्पॉन्स आ जाए। तो इसलिए आप जो है वो ईमेल करते रहें प्रोफेसर्स को एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। और ये तमाम रीज़न थी। इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो आप इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपके इख्तियार में नहीं है। ठीक हो गया। और इस तरीके से आपने जो 4 चीज़ें हैं जो मैंने पहली 4 बताई हैं उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। जो बाकी चीज़ें हैं वो आप इम्प्रूव नहीं कर सकते, या उन चीज़ों का इल्म ना आपके पास है, ना मेरे पास है, ना किसी और के पास है। तो इसलिए मेहनत करना आपका काम है और उसका जो सिला है, उसका जो रिवार्ड है वो देना अल्लाह का काम है। और आप सिर्फ़ अपना काम करते जाएं, बाकी जो चीज़ें हैं वो अल्लाह पर छोड़ दें। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो है वो आपको कामयाब करेगा। एक और बहुत ही अहम बात वो ये कि अगर आप मेहनत करते हैं, आप अपनी तमाम चीज़ें इम्प्रूव करते हैं, अपनी CV इम्प्रूव करते हैं, आप तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल्स करते हैं, फिर भी आपको अगर एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिलता, तो फिर जो है आप ये समझें कि अल्लाह ताला ने आपके लिए इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी रखी है। आपने बिल्कुल भी नाउम्मीद नहीं होना। आपने जो डिफरेंट दूसरे स्कॉलरशिप्स हैं, दूसरी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनमें आपने अप्लाई करना है। अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मेरा टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप में नहीं हुआ इंटरव्यू के बाद। तो इंटरव्यू के बाद और मैंने तब भी यही सोचा कि अल्लाह ताला ने जो है वो मेरे लिए इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी रखी है, और अल्लाह का करना कि मुझे उससे कई गुना बेहतर अच्छी जो अपॉर्चुनिटी थी वो मिली। तो इसी तरह आप भी यही सोचें कि अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिलता या फिर आपका कहीं भी एडमिशन नहीं होता, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं होता, तो आप बिल्कुल भी डिसहार्ट ना हुआ करें। आप यही सोचें कि अल्लाह ताला ने जो है वो आपके लिए इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी रखी हुई है। आप सिर्फ़ जो है वो मेहनत करते जाएं, और मेहनत करना आपका काम है, बाकी रिवार्ड जो है वो अल्लाह पे छोड़ दें। जी, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर फिर भी कोई भी सवाल हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट लाजमी कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले दिनों में जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको टाइमली मिलती रहे। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।